नमस्कार, अजीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और ये अगस्त महीना भारतीय और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा गुजरा है, क्योंकि हम इस महीने ही अपने 76वां साल मना रहे हैं स्वतंत्रता के। उसके साथ ही इसरो ने बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, जब वो चंद्रमा के सतह पे दक्षिणी ध्रुव के पास मनुष्य द्वारा भेजी जाने वाली कोई यान को वहाँ पे लैंड करवाया है और वहाँ अच्छी खोजें हो रही है। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा उन्होंने एक कीर्तिमान ये बनाया है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इवेंट में पहली बार भारत के लिए उन्होंने गोल्ड जीता है। वो ओलंपिक भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और भी आर्चरी में हमारे युवा जो हैं एथलीट्स, वो भी काफ़ी कमाल कर रहे हैं। उसके बाद एथलेटिक्स इवेंट्स इंटरनेशनली, वहाँ पे भी काफ़ी जो भारतीय एथलीट्स हैं वो परचम लहरा रहे हैं। पहली बार वो अच्छे पोजीशन पे आ रहे हैं, 1, 2 इस तरह के पोजीशन पे आ रहे हैं रिकॉर्ड स्थापित करते हुए। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ये महीना। अब महीने की समाप्ति हो चुकी है और समाप्ति भी एक बहुत ही शुभ अवसर पे हुई है, जो कि है राखी। और राखी के इस शुभ अवसर पे मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों को राखी के लिए बधाई देना चाहूँगा और उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही शुभकामनाएं। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपके सामने आगे भी कुछ इस तरह के समाचार रखना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे भी हमारा जो महीना है वो अच्छा ही गुजरने वाला है और उसके साथ हो सकता है नज़दीकी समीप जो हमारा भविष्य है वो भी उज्ज्वल है। अब इलेक्शन के समय तक की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन में क्या होता है वो तो अब देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे तब तक के लिए जो समाचार हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले आते हैं भारत की वित्त जो स्थिति है उसके बारे में। इंडिया जीडीपी ग्रोथ हाईलाइट्स नो थ्रेट टू FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 5.9% ऑफ GDP एट दिस पॉइंट, सेज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो इनका नाम है V अनंत नागेश्वरन। तो ये गवर्नमेंट और जो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो ग्रोथ होगी वो लगभग 6.5% होगी ओवरऑल। तो इसीलिए 2024 का जो टारगेट है वो 5.9% होगा टोटल ऑफ GDP। और इस क्वार्टर वो ईयरली टारगेट है 6.5% जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का होगा। लेकिन इस क्वार्टर जो हमने देखा है वो ग्रोथ है 7.8, तो वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है हमने, क्योंकि जैसे पूरे विश्व में एक तरह से मंदी के हालात है, तो उस समय इस तरह के GDP ग्रोथ को नोट करना ये काफ़ी अच्छा संकेत है आगे के लिए। अब जो ये फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है, हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि 7.8%, और इसी के मुकाबले अगर चाइना की ग्रोथ देखें तो वो 6% के आसपास है। तो इसीलिए हम चाइना से और पूरे विश्व में अगर कहें तो सबसे बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात कर ले तो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट वो जब सरकार जो होते हैं उनकी एक्सपेंडिचर उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो उसको डेफिसिट कहा जाता है। तो मतलब सरकार की आमदनी 100 रुपये हो और वो 150 रुपये खर्च कर रही है, तो 50 जो है वो डेफिसिट के उसमें आता है। लेकिन इसको असल में नापा जाता है परसेंटेज ऑफ GDP। तो उसी मुताबिक यहाँ पे 5.9% ऑफ GDP यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 2024 में ये कर देंगे। और उसका मूल कारण क्या है, तो अभी का जो हम करंट देखें फिस्कल डेफिसिट, इस साल का अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, इसको कहा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023। तो उसका हम अभी देख रहे हैं, अभी तो अगस्त गुजरा है, तो 33.9% है, जो काफ़ी हाई है। और ओवरऑल ईयरली देखें तो ये 20.5% है, जो पिछले साल पूरा गुजरा था उसका एवरेज 20.5%, जो काफ़ी हाई है।
तो ये कम कैसे होंगे, क्योंकि कहाँ 33.9% और कहाँ 5.9%। तो बात ऐसी है कि ऐसे एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि हम $4 ट्रिलियन की इकॉनमी तुरंत ही बनने वाले हैं, 2024-25 तक बन ही जाएंगे। तो इस वजह से हमारी जीडीपी का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा, और उसके कारण जो जीडीपी अगर सरकार के खर्चे उसी लेवल में रहे तो वो परसेंटेज के हिसाब से कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है फिस्कल डेफिसिट वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और 7.8% अगर हमारा जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ है तो वो सही मायनों में हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी जल्द ही बनने वाले हैं। ये तो पहला न्यूज ये वित्तीय सेक्टर में, वित्तीय के क्षेत्र में। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने जो हमारे प्रधानमंत्री है एक एक्स पे पोस्ट डाला है, जिसका ये उन्होंने कहा है कि इंडिया अचीव्स अनदर माइलस्टोन, द फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट काकड़ापार न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 इन गुजरात स्टार्ट ऑपरेशन एट फुल कैपेसिटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो ये हमारे फिर से वैज्ञानिकों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये वैज्ञानिक कौन है, इनकी बात पहले कर लूँ। तो ये जो प्रधानमंत्री जिनकी बात कर रहे हैं वो है IPHWR। इसका मतलब होता है कि इंडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। बाकी पावर प्लांट में आप देखते हैं कि कोल को यानी कोयले को जलाया जाता है और उससे बिजली पैदा की जाती है, या हाइडल पावर में जो पानी ऊपर से डैम से गिरता है तो फिर वो मोटर रोटेट करता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। सोलर पैनल से बिजली, बैटरी में चार्ज होते हैं और वहाँ से बिजली पैदा की जाती है। तो उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर द्वारा बिजली पैदा की जाती है। और पहली बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उनकी तरफ से इंडिजिनसली हमने एक रिएक्टर बनाया है जो कि 700 मेगावाट का डिज़ाइन है और काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है। तो ये यूनिट है, मतलब जो मोदी ने पोस्ट किया था काकड़ापार एटॉमिक पावर, ये असल में बहुत पहले ही बन चुका है। 1990 के आसपास ही इन्होंने वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था। तो 2 यूनिट जो है वो लगभग 220 और 500 मेगावाट उनकी क्षमता है। तीसरा जो यूनिट है वो है 700 मेगावाट। तो अब इसमें स्पेशल क्या है कि तीसरे यूनिट में तो जो 2 यूनिट है उसके रिएक्टर्स बाहर से इंपोर्ट किए गए, चाहे वो फ्रांस से किए गए हों या रशिया से, और जो तीसरा है वो भारत खुद का है। तो अब हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। तो ये बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो ये आप देख लें, इसमें और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल बात यही है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की आवश्यकता क्या है, यहाँ पे देखें। सबसे पहली बात ये है कि भारत सरकार का फ्यूचर प्लान्स वो देख ले। नियर फ्यूचर में उन्होंने कहा है कि लगभग 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बनाए जाएंगे 2023 से 2025 के बीच में, और इस पर काफ़ी खर्चा भी आएगा। ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं होंगे। दोनों में अंतर है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पहले से बने होते हैं उसमें भी डाले जा सकते हैं। जैसे यूनिट 3 काकड़ापार में वो एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर डाला गया, इसीलिए कालापक्कम जो है तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे भी एक नया रिएक्टर डाला जाएगा। तो कई जगहों पे नए नए रिएक्टर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो हमारे 8 अभी के एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इससे उनकी क्षमता भी काफ़ी बढ़ेगी। अब इसके अलावा आगे जब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की बात हो जाए तो उसके बाद फिर नए रिएक्टर्स की बात होती है, नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात होती है, मात्र रिएक्टर्स की नहीं। तो सरकार ने कहा है पार्लियामेंट में ही कि लगभग 20 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे और उनकी क्षमता जो होगी वो 15,000 मेगावाट यानी 15 गीगावाट क्षमता की टोटल होंगे। तो 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट, तो इसलिए लगभग 15 गीगावाट होगा। अब ये जो टारगेट है वो 2031 का है। तो अभी मेरे हिसाब से हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो लगभग 231 गीगावाट टोटल प्रोडक्शन है, और उसी के आसपास जो है हमारा कंजम्पशन है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
तो अभी हमारा लगभग 60% जो है जनरेशन वो फ्यूल और कोयले के वजह से ही होता है मैक्सिमम, और बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट तो मात्र 8, 10 या 16% के आसपास है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है अभी, लेकिन उसी आसपास, बहुत कम है, 20 से तो नीचे ही है। और उसके अलावा सोलर पावर और विंड पावर, इनसे जनरेशन होता है, या हाइडल पावर से। तो अब क्षमता इसीलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि परसेंटेज वाइज न्यूक्लियर पावर प्लांट का ज़्यादा होना चाहिए। और इसका क्या कारण है? अब आप कहेंगे कि ये इस तरह के जो पावर प्लांट है ये खतरा हो सकते हैं भारत के लिए। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और इससे पहले भी कई न्यूक्लियर एक्सीडेंट देखने को मिले हैं, जैसे कि चेरनोबिल जो यूक्रेन में सोवियत के समय हुआ था। उसके अलावा यूएस में भी लॉन्ग आइलैंड में वहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीक्स हुए थे। उसके साथ ही करंट में भी अगर देखें, कुछ ही साल पहले 2011-12 के आसपास की बात है कि फुकुशिमा जो है जापान का रिएक्टर, वहाँ पे भी लीकेज हुआ था, और वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसको इंस्टेंटली वहाँ से निकाल लिया गया था। तो वो भी रेडिएशन की बात वहाँ पे भी हुई थी, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक कर रहे थे। तो ये एक्सीडेंट्स के कारण भारत में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाई जाए। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, उसके वो भी बढ़ती जा रही है। यानी एक अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन, और वो डेवलप करेंगे तो उनको एनर्जी की बहुत आवश्यकता होगी, और आगे हमारी पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो हम इतना डिमांड को मेट कैसे कर सकते हैं? अगर हमको क्लीन एनर्जी पे जाना है, जब हम फ्यूल को हटाना चाहते हैं, कोल को हटाना चाहते हैं, तो अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस बचते हैं उसमें सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, सबसे क्लीन एनर्जी। हाँ, इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट बाकी से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल लाइफ टाइम अगर देखें तो ये सबसे चीप भी पड़ता है। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर आप कहेंगे कि 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता क्यों? हमें तो 8 हमारे पास हैं ही, तो बाकी 20, और वो भी 2031 तक। तो अगर देखें, कंपेयर करें, तो हमारे नेबर में हमारा जो राइवल है, एक तरह से हमारा एक एनिमी भी बनता जा रहा है, वो है चाइना। और इन्होंने एम बनाया है 2060 तक कि ये लगभग 400 गीगावाट, मैंने बताया था 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट, और ये 400 गीगावाट कैपेसिटी बनाना चाहते हैं 2060 तक टोटल। और उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी लगभग 18% टोटल जनरेशन होगी। आगे नहीं पढ़ सकता, ये सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इनका गोल। तो अगर इनसे हम compete कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए। और चूँकि आगे हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले कार्स हों, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारे लॉजिस्टिक हों, ट्रेन्स हों, बसेस हों, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सभी हों, घर में भी अप्लाइंसेस, एसीज, कूलर्स, जितने भी भारत में सिटीजन्स हैं उनके घरों में कई तरह के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होंगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। हॉस्पिटल बनना, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए भी हमें उतनी जनरेशन की आवश्यकता है, और इस वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये तो हो गया पावर सेक्टर में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे देखें, प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री है, संसद के जितने भी कार्यभार होता है उनको देखते हैं, तो उनकी तरफ से एक बात कही गई है जिसमें यह बताया गया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 सितंबर तक केंद्र सरकार ने एक स्पेशल सत्र बुलाया है संसद का। तो उसमें बाकी जितने भी पार्टियां होंगी उन सभी को, जितने एमपीज होंगे उन सभी को बुलाया जाएगा, दोनों राज्यसभा लोकसभा में। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो सरकार की तरफ से तो कोई बात नहीं कही गई है, बस इतना ही कहा गया है कि 5 दिनों का स्पेशल सत्र होगा। लेकिन स्पेकुलेशंस बहुत निकाली जा रही हैं, उसमें से 2 स्पेकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें
वन नेशन वन इलेक्शन बिल और दूसरा यूसीसी, और तीसरा जो है वो कहा जा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आएगा। तो वो तो इस पे ज़्यादा बवाल नहीं मचना चाहिए, लेकिन यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन इस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचने वाला है। और उसका कारण, वैसे ये तो स्पेकुलेशन है, पहले हम बात कर ले वन नेशन वन इलेक्शन बिल की। तो बात ऐसी है कि इसका मतलब होगा कि एक साल में ही जितने भी विधानसभा राज्य इलेक्शन होने वाले हैं वो सभी एक साल के अंतर्गत ही हो जाएंगे। साथ में लोकसभा का भी इलेक्शन उसी साल में हो जाएगा, मतलब एक साल में सारे के सारे इलेक्शन फिनिश। तो इससे होगा क्या कि कॉस्ट बचेंगे, कैंपेनिंग में भी कॉस्ट बचेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। दूसरा जो है कि इलेक्शन को करवाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे वो डेपुटेशन लोगों को जगह जगह पे पोस्ट करना, वो सारा जो होता है उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो वो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बचेगा। दूसरा, सरकारें जो है वो अपना ध्यान डेवलपमेंट के वर्क में या वेलफेयर के वर्क में ज़्यादा केंद्रित करेंगी। होता है क्या है कि सरकार तो पार्टियां ही चलाती हैं, जो भी पार्टी जीतती है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि उन पार्टियों के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव या कोई और इस तरह के चुनाव होते मेजर, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ जाता है कैंपेनिंग करने में। अब मोदी प्रधानमंत्री है, उनको भी कैंपेन करना जाना पड़ता है, क्योंकि फेस ऑफ बीजेपी वही है, लगभग उन्हीं को लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कई राज्यों में उनको कैंपेन करने जाना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई और पार्टी का भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं तो कहूँगा वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा अगर ये आता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ये आएगा कि नहीं। और दूसरा, यूसीसी आप तो जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिकों का एक समान जो है वो कानून विधि व्यवस्था वो बनाई जाएगी। तो इस पे काफ़ी विरोध भी हो रहा है, और दोनों पे मुझे लगता है कि विरोध होने वाला है, क्योंकि जो विपक्षी हैं वो तो अपना स्ट्रैटेजी जो अभी का सिस्टम है उसी पे केंद्रित है, लेकिन आगे चल के इस तरह के रेडिकल चेंजेस लाना तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाएगा। तो इसीलिए बवाल मैंने कहा कि उठने वाला है और काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी एक अच्छा कदम होगा अगर ये लाते हैं यूसीसी इस संसदीय सत्र में। अब सितंबर में एक और बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है भारत में, वो है G20। तो इस बार G20 की अगुवाई भारत कर रहा है, और उस सितंबर 8 से लेके सितंबर 10, इससे पहले कई दूसरे देश, जितने भी मेंबर देश हैं उनको बुलाया जाता है। उनके कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग लेवल पे आते हैं, लेकिन 8 से 10 सितंबर के बीच में उनके हेड ऑफ स्टेट आएंगे, जो बहुत ही बड़ी बात है। 20 जो मेंबर देश हैं उनके हेड ऑफ स्टेट। और उससे होगा क्या कि जो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी के जो वहाँ के चांसलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो MBS हैं, चाइना नहीं आने वाला, शी जिनपिंग नहीं आने वाले, और रशिया के पुतिन ने भी नहीं कह दिया कि वो नहीं आएंगे। तो ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन इनके अलावा जितने भी वहाँ पे जितने लोग, जितने मेंबर्स कंट्री हैं उनके हेड ऑफ स्टेट आएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। इससे होगा क्या कि भारत का इमेज पूरे विश्व में एज ए वेरी सिक्योर देश के रूप में जाना जाएगा। दूसरा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल देश के रूप में भी इस्टेब्लिश होंगे। तीसरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूरे विश्व पटल पे भी रखी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री का हमेशा से एक उनका मिशन रहा है कि भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पे रखना चाहिए। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे न्यूज़ भारत में देखने को मिलेंगे अगले महीने ही, और देखते हैं इसमें क्या क्या किस तरह की सफलता हमें मिलती है। तो ये था आज का वीडियो, आज के टॉपिक पे। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में ट्विटर और फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़े। और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।